रहेगा एग्रीकल्चर। कृषि। पहला ही शब्द समझना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है का अर्थ ये है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी चीज़ पर निर्भर है तो वो है कृषि के ऊपर। ठीक है, आप भारत की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं, तो अधिकांश लोग किसके ऊपर निर्भर हैं? खेती के ऊपर। खेती होती है तो उसी से अनाज निकलता है और उसी से भरण पोषण चलता रहता है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 50-51 के बीच जब आंकड़ा देखा गया था तो उस समय जो जीडीपी होता है उसमें कृषि क्षेत्र का लगभग 50% योगदान था। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पादन। किसी देश का ग्रोथ क्या है उसको पता लगाने के लिए जीडीपी को देखा जाता है। जितना जीडीपी ऊपर, उस देश का ग्रोथ भी उतना ही ऊपर माना जाता है। तो भारत में उस समय कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान था? आधा। 100 में 50% का अर्थ है आधा योगदान था। और आधा में दो क्षेत्र और शामिल थे, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कुल मिला जुला के जो होते हैं, हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स हैं। एक में आता है कृषि, दूसरा में आता है उद्योग और तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र। तो मुझे बताओ, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कितना कृषि का योगदान था जीडीपी में? 50%। उद्योग और ये उद्योग 50-50 में थे। ठीक है, आधा कौन संभाल कर रखा था? आधा कृषि संभाल कर रखी थी। इसका मतलब उस समय भी भारत में सबसे अधिक खेती पर डिपेंडेंसी थी लोगों की। अब धीरे धीरे कृषि से डिपेंडेंसी लोगों की खत्म हो गई है। 2020-21 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग जीडीपी में कृषि का 17% योगदान है। ये 2019-20 का आंकड़ा हम बता रहे हैं। कितना परसेंट है? 17%। तो कितना डिक्रीज हो गया देख लो, 50 से कहाँ आ गया? 17%। इसका बहुत सारे कारण हैं। जब आज़ादी मिली थी उस समय जनसंख्या कुछ और थी और आज जनसंख्या कुछ और है। जनसंख्या डे बाय डे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि पर लोड ज़्यादा आएगा कि कम? ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अनाज चाहिए भरण पोषण करने के लिए, और ज़्यादा अनाज के लिए जमीन तो उतना ही है कि जमीन और बढ़ रहा है। मान के चलिए कि आपके घर इतनी जमीनें थी, ठीक है, ये तुम्हारे दादा के पास जमीन बता रहे हैं। अब दादा के भाई 3 आदमी थे। दादा के कितने भाई थे? 3 भाई। तो इस कृषि को खेत को कितने भाग में बांट देंगे? 3 भाग में। तो पहले जितनी उपज इस पूरे खेत से आती थी अब वो कितने पार्ट में बट गई? 3 पार्ट में। अब ये 1 नंबर के दादा हो गए, ये सेकंड दादा हो गए और ये थर्ड दादा हो गए। अब इनके भी पहले नंबर वाले दादा के 2 बच्चे हैं, तो इस खेत को कितने भाग में बांट देंगे? 2 पार्ट में। एक बच्चा इधर और एक बच्चा, मान लो इस वाले दादा के 3 लड़के हो गए तो क्या पार्ट में बट गया? 1 2 3। इनके एक ही लड़के हैं तो एक ही में रह जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पापा हो गए, ये तुम्हारे चाचा हो गए। फिर तुम्हारे पापा मतलब तुम 2 भाई हो गया, तो फिर इस तुम्हारे पापा वाले हिस्से में कितना लग जाएगा? 2 हिस्सा। और तुम्हारे चाचा में 3 भाई, तो सोचो कहाँ आ गया मामला। इसी में भरण पोषण करना है, इसीलिए जीडीपी में इसका योगदान क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो कृषि आज भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे अधिकांश जनताओं के लिए, क्योंकि अगर कृषि हटा दिया जाए या खेती करना बंद कर दिया जाए तो यहाँ भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आधा से ज़्यादा जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है आज भी? खेती के ऊपर। खेती करते हैं, उसी से काम चलता है। तुम लोग अपने ही गांव साइड में देखना कि कितने लोग हैं जो बाहर जाके कमाते हैं।
और कितने लोग खेती करते हैं? अधिकांश लोग कहाँ दिखेंगे? खेती करते हुए, खेती करते हुए। या तुम्हारे घर का भरण पोषण किसके माध्यम से चलता है? खेती के माध्यम से। इसीलिए आज कृषि चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे कि खेती किस प्रकार से होती है, किस किस चीज की खेती हो सकती है और कैसे फसलों की बुआई होती है। इसको इरेज कर दो। तो कृषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या कृषि पर अधिक बोझ डाल रही है। कृषि पर अधिक बोझ डाल रही है, जिस कारण से प्राथमिक क्षेत्र में आने वाला कृषि पहले की तुलना में अब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में कम योगदान निभा रही है। कम योगदान निभा रही है। ठीक है, इरेज कर। तो चलो इसमें कृषि को आगे बढ़ाते हुए हम एक पॉइंट को देखेंगे, सस्य गहनता। सस्य गहनता क्या होती है? देखो, एक कृषि वर्ष में, अब कृषि वर्ष क्या होता है? कृषि वर्ष की शुरुआत 1 जुलाई से होती है। कब से? 1 जुलाई से 30 जून। एक कृषि वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून। ये 1 साल का टेन्योर हो जाता है, पूरा 1 साल। ठीक है, अब इसके बीच में एक खेत में कितना बदल बदल कर कृषि किया जाता है और उससे अधिक से अधिक कितना उपज किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? सस्य गहनता। कहने का मतलब ये है कि ये एक खेत हो गया, ठीक है, इसमें पहले हमने क्या बो दिया? धान बो दिया। फिर धान जाड़े के महीने में क्या कर लेंगे? काट लेंगे। धान काटने के बाद इसमें क्या बो देंगे? गेहूं बो देंगे, और गेहूं के साथ सरसों भी बो देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको काटेंगे, इसमें सब्जियां उगा लेंगे। एक ही खेत है, बदल बदल के क्या कर रहे हैं? अनाजों को उगा रहे हैं, लेकिन कितना दिन के भीतर? 1 साल के भीतर। कितना दिन के भीतर? 1 साल के भीतर। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, एक कृषि वर्ष में एक खेत में अधिक से अधिक फसलों को बोकर जितना ज्यादा उत्पादन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सस्य गहनता। ऐसा कौन सा राज्य है जो इस प्रकार की खेती करके आगे जा रहा है? पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब में सस्य गहनता सबसे अधिक है। इसका कारण क्या है? कि पंजाब में एक ही साल के अंदर बदल बदल कर अत्यधिक कृषि की जा रही है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ो। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में अदल बदल कर
अनाजों को उगाना जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, सस्य गहनता कहलाता है। सस्य गहनता सर्वाधिक पंजाब राज्य में है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं कृषि के प्रकार के बारे में। तो क्रियाकलाप के माध्यम से कृषि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रारंभिक, अच्छा यहां प्रारंभिक जीविका कृषि होगा ना, और यहां पे हो जाएगा गहन जीविका कृषि, और तीसरा हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। चलो प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में पहले देखते हैं। आगे देखो, प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है। प्राचीन काल से जिस कृषि का प्रयोग हो रहा है वही कृषि क्या कहलाएगी, प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक का मतलब ये होता है शुरुआत से। प्राचीन काल में हमारे पास इतने अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इतनी मशीनरी नहीं थी, जिसके कारण हम जैसे तैसे खेती किया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि पहले खेत को कुदाल से कोड़ा जाता था। ठीक है, खेत की जुताई नहीं हो पाती थी, किससे कोड़ते थे, कुदाल से। उसके बाद हल आ गया, हल जो बैलों के द्वारा चलाया जाता था। तो पहले हल बनता था लकड़ी का, बाद में आयरन का जब खोज हो गया पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो वहाँ से आयरन के हल बनना शुरू हो गए। तो खुरपी से, कुदाल से, फावड़ा से जब भी खेती करेंगे तो इतनी गहराई से खेती नहीं हो पाती थी। तो गहराई से खेती नहीं होने के कारण उपज भी क्या होती थी, कम होती थी। जैसे तैसे काम चलता था, फिर खेती हो गई, उसको काट लिया गया और फिर अगली खेती की जाती थी। धीरे 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 उस खेत की उर्वरता क्षमता क्या हो जाती, कम हो जाती थी, और वो खेत लोग छोड़ने को तैयार हो जाते थे। वो खेत छोड़ के फिर दूसरे जगह खेत की तलाश में चले जाते थे। ऐसी कृषि को नॉर्दर्न इंडिया में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कहने का मतलब क्या है कि कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पे लोग जंगलों में निवास करते हैं। तो मान के चलो कि इस क्षेत्र में वो लोग निवास कर रहे हैं, तो यहां से पहले इतना दूर में खेती करेंगे। ठीक, इस खेती को वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करके, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके यहाँ खेती कर रहे हैं। खेती करने के बाद जब ये बंजर हो जाएगी जमीन, इसको छोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मान के चलो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जंगल है, इस पूरे पेड़ पौधे को काट देंगे। पेड़ पौधे को काटने के बाद वहाँ जला देंगे, जलाने के बाद यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे। फिर जब यहाँ खेती हो जाएगी, फिर ये बंजर हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेड़ पौधा को काटेंगे और यहाँ फिर खेती करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से ये स्थानांतरित कर करके, स्थानों को बदल बदल के खेती करते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न इंडिया जो है, जहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसको किस कृषि के नाम से जानते हैं, झूम कृषि। झूम कृषि के नाम से। झूम कृषि का अर्थ है एक जगह जमीन बंजर होगी तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो, फिर नए जमीन की तलाश में चलो। ऐसा कृषि क्या कहलाता है, झूम कृषि। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इस कृषि को क्या बोलते हैं, पामलू। मणिपुर में क्या बोलेंगे, पामलू। राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरे। क्या बोलते हैं, वालरे। उसके बाद अंडमान निकोबार में इसको बोलते हैं दीपा। क्या बोलते हैं, दीपा। ये इतने इसके नाम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, लेकिन खेती एक ही प्रकार की होती है। क्या, एक जगह बंजर हो गया, दूसरे जगह स्टार्ट कर दो, फिर वो बंजर हो गया, फिर दूसरे जगह। इससे हानि क्या है, हानि यह है कि जंगलों की कटाई ज्यादा हो रही थी। बार बार जंगल काट रहे थे, खेत बना रहे थे, जंगल काट रहे थे, खेत बना रहे थे। तो जंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और खेत भी अनुपजाऊ हो रही है। ऐसी कृषि क्या कहलाती थी,
प्रारंभिक जीविका कृषि। अब बात करेंगे गहन जीविका कृषि के बारे में। गहन जीविका कृषि का मतलब यह है कि अपने खाने पीने लायक कृषि का उत्पादन क्या कहलाता है? गहन जीविका कृषि। कहने का मतलब आपके परिवार में 5 लोग हैं और आपके पास कुछ भूमि है, तो 5 लोगों के लिए उस भूमि में खेती में अनाज उगाया जा रहा है। वो खेती में अनाज जो हो रहा है वो अनाज तुम्हारे खाने के लिए साल भर पर्याप्त हो जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? एक साल अनाज उगाओगे, फिर साल भर खा लोगे, फिर अगली साल अनाज उगाओगे, फिर उसको क्या करोगे? खा लोगे। तो अपने खाने के लिए जो अनाज उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गहन जीविका कृषि। मतलब अपना जीवन यापन उससे हो पाए। उसको हम, इतना अनाज नहीं होता है कि उसको हम बेच के पैसा कमा लें, इतना अनाज होता है कि हमारे फैमिली का खर्च चल जाए, फैमिली के खाने पीने का काम हो जाए। तो ऐसे कृषि को क्या बोलते हैं? गहन जीविका कृषि। कितने लोग का घर ऐसा होता है कि अनाज हुआ और उससे खाने पीने का काम चल जाता है? हमको तो लगता है कि इसमें भी अब कमी पड़ गया है, लोग खरीद के भी खाना शुरू कर दिए। तीसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का अर्थ होता है व्यापार। वाणिज्यिक अर्थ क्या होता है? व्यापार। ऐसी खेती जो व्यापार के प्रोस्पेक्टिव से किया जाए, जो व्यापार को नजर में रखते हुए किया जाए, ऐसे कृषि को क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि। कौन कौन सी ऐसी खेती है जो व्यापार के लिए किया जाता है? गन्ना। कौन सा? गन्ना। गन्ना खाने के लिए करते हो कि बेचने के लिए? उसके बाद सब्जियां। सब्जियां भी जितनी भी खेती होती है उनका क्या होता है? व्यापार होता है, बेच भी सकते हैं। उसके बाद पटसन। पटसन को जूट कहते हैं, जूट, जिसको हमारे यहाँ पटुआ कहते हैं, पटुआ जिससे रसरी बनती है, उसको भी हम खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए प्रयोग करते हैं। कपास। कपास से क्या बनता है? कॉटन के कपड़े, वो भी क्या होते हैं? बेचने के लिए होते हैं। तो ऐसी खेती जिसका, अब जैसे तुमने मशरूम की खेती कर दिया, वो भी क्या करेंगे? उसको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। तो जो भी बेचने के लिए खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि का नाम देते हैं। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? प्राचीन काल में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करके अदल बदल के खेतों में कृषि करना क्या कहलाता था? प्रारंभिक जीविका कृषि। अपने भरण पोषण के लिए जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गहन जीविका कृषि। और बेचने के पर्सपेक्टिव से जिस खेती को किया जाता है क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि। दूसरा चीज, आज तो बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन आ गया है। मॉडर्न एरा में काफ़ी सारे अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट बनना शुरू हो गए हैं। पहले हल आता था, अब हल के जगह पे वो लोटरी सिस्टम आ गया, जो क्या करता है? खेत को ऐसे पलट देता है। तवा देखा था? इस प्रकार से जो, जिसमें ऐसे तवा के जैसे लगे रहते हैं, वो कटिंग कर करके गहराई तक खेती करते हैं। अब ऐसा आ गया है कि वो काटता भी है, उसको फिर उसी में फोड़ फाड़ के एकदम बराबर कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको प्लास्टर के जैसा कर दिया गया ऊपर से। अब अत्याधुनिक आ गया है। पहले महिलाएं धान से चावल निकालने के लिए ओखल में कुटाई करती थी, तब धान से चावल निकलता था। आटा पीसने के लिए जांत का प्रयोग किया जाता था। अब द्वार द्वार पे ट्रैक्टर में वो ट्रॉली लगा लगा के धान से चावल निकालने का मशीन आता है कि नहीं? और उसके पहले भी तुम देखोगे, थोड़ा दिन पहले तो हम लोग दूसरे जगह ले जाके धनकुट्टी मशीन में वहां से क्या करते थे? चावल निकलवा के लाते थे। अब तो द्वार द्वार पे आ गया। आटा पीसने वाले मशीन कितनी जगह आ गई, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तुम चाहो तो घर पे यूज कर लो। इतना मॉडर्न हो गया है एरा। जब उस समय की बात करो, जब बिल्कुल नहीं था, तो खेती उतनी अच्छी से नहीं हो पाती थी। लेकिन आज खेती अच्छी होती है, बावजूद इसके कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या क्या हो गया है? ज्यादा। उस समय जनसंख्या भी क्या थी? कम थी, तो जितना उगता था काम चल जाता था। आज कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अनाज उगाया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वो अभी भी क्या पड़ रही है? कम पड़ रही है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन था क्रियाकलाप के आधार पे। आगे और भी कृषि का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें रबी, खरीफ और जायद की बात करेंगे। वो होता है सीजन के आधार पर। 1 जुलाई से हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत होती है, खास तौर पे। चलो मानसून का अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कल हम लोगों ने समझ लिया था, आज लिख रहे हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि। प्राचीन काल से इस कृषि का प्रचलन है। प्राचीन काल से इस कृषि का प्रचलन है, जिसमें
पुराने औजारों जैसे कुदाल, फावड़ा, खुरपी इत्यादि का प्रयोग कर खेती किया जाता था। इसे झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें जंगलों की कटाई अधिक होती थी तथा खेत बंजर होने पर बदल दिए जाते थे। इरेज कर दो। दूसरा है गहन जीविका कृषि। ऐसी कृषि जिसके उत्पादन से घर को खाने हेतु अनाज प्राप्त हो जाए तथा इसका उपयोग बेचने के लिए नहीं किया जा सके, उसे गहन जीविका कृषि कहा जाता है। ठीक है। इससे केवल जीवन यापन हो सकता है। इससे केवल जीवन यापन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ऐसी कृषि जिसका उपयोग व्यापार हेतु किया जाता हो, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना, पटसन, कपास इत्यादि। ठीक है। अब मानसून के आधार पर देखेंगे कृषि कितने प्रकार की होती है। अगला हेडिंग रहेगा मानसून या मौसम के आधार पर कृषि के प्रकार। तो मौसम के आधार पर कृषि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, और तीसरा होता है जायद फसल। तीनों में अंतर समझ लो। इधर ध्यान देकर समझो। खरीफ फसल क्या होता है? जिसकी बुआई गर्मी और बरसात के मौसम में की जाए, क्या कहलाता है? खरीफ फसल। रबी फसल ऐसी फसल जिसकी बुआई जाड़े के महीने में की जाती है, क्या कहलाएगा? रबी फसल। और जायद फसल ऐसी फसल है जिसकी बुआई
इन दोनों के बीच जो समय बच जाता है उसके मध्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जायद फसल। जैसे धान क्या है? धान खरीफ की फसल है। धान कब बोई जाती है? देखो इसका मंथ जो है जून जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाएगा। जून जुलाई से शुरू होगा, कब काटा जाएगा? अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाएगा। तो जून जुलाई बरसात का मौसम रहता है कि नहीं, और अक्टूबर नवंबर ठंडी का मौसम आ जाता है। इसको बोते हैं बरसात के मौसम में और काटते हैं ठंडी के मौसम में। धान देखे हो ना, अभी बोते हैं और ठंडी में काटा जाता है। रबी को बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और काटते कब हैं? मार्च अप्रैल में। कब काटते हैं? मार्च अप्रैल। तो देखो यहाँ है मार्च अप्रैल और यहाँ क्या है? जून जुलाई। तो मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई कितना दिन लगता है? मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 महीने का समय मिल रहा है। तो इसको बोएंगे कब? इसको बोएंगे अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में। काटेंगे कब? जून या जुलाई में। इस बीच में जो फसल बोई जाती है, देखो दोनों के बीच बोई जा रही है कि नहीं, खरीफ और रबी के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जायद फसल का नाम देते हैं। जायद ज़्यादा दिन का समय नहीं लगता है, तुरंत बोया 1 आध महीने के अंदर इसको काट के ख़त्म कर देंगे। खरीफ में कौन कौन सा आ जाएगा? मसूर, चना, अरहर, धान, ज्वार, ये सब क्या है? ये सब खरीफ की फसल है। रबी में कौन कौन सा आ जाएगा? ठंडी के मौसम में क्या बोलते हैं? गेहूँ, आलू, सरसों, ये सब किस में आ जाएगा? रबी की फसल में। जायद में आ जाएगा ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सब जितने भी हम गर्मी में खाने वाले जो फसल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जायद फसल का नाम दिया जाता है। तीनों बात समझ में आ गई? तो ये मौसम के आधार पर है। मौसम के आधार पर गर्मी में बोएंगे तो क्या बोलेंगे? खरीफ। ठंडी में बोएंगे तो, इन दोनों के बीच बोएंगे तो इरेज करो। पहला फसल स्टार्ट करते हैं, खरीफ का फसल। मौसम के अनुसार बरसात में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल। खरीफ फसल कहलाती है। अगला लिखेंगे, इसकी बुआई जून जुलाई माह में होती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, जैसे कौन कौन सा फसल आएगा? जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहन में कौन कौन सा है? मूंग है, मसूर भी है, चना इत्यादि। चना नहीं होता है ना। दूसरा लिखते हैं रबी की फसल। चना रबी की फसल है, याद रखना। इन फसलों की बुआई शीत ऋतु में होती है। इन्हें अक्टूबर नवंबर माह में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया
जाता है। इसे बोते समय कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ को। तीसरा है जायद फसल। जो रबी और खरीफ फसल के मध्य बोई जाती है, उसे जायद फसल कहते हैं। इसकी बुआई मार्च अप्रैल माह में होती है तथा कटाई जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में की जाती है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुछ सब्जियां लिख लो, सब्जियां इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलों में सबसे पहला बात करेंगे धान के बारे में। ठीक है, तो धान सभी जानते हैं कि धान को बोने में पानी की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 24 से 27-28 के करीब होना चाहिए। पानी की आवश्यकता अधिक होती है, प्लस टेम्परेचर भी एवरेज चाहिए। समझ में आ गया? तब जाके धान की खेती होती है। इसमें लिख लो, धान की खेती के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए एवं इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा अनिवार्य है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे लाभकारी भूमि जलोढ़ है। अब दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो धान का प्रोडक्शन करता है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक धान का उत्पादन करते हैं। दूसरा खाद्यान्न फसल में देखेंगे गेहूं को। तो गेहूं कब बोया जाता है? गेहूं को बोने हेतु किसकी जरूरत है? शीत ऋतु की। किसकी?
शीत ऋतु की आवश्यकता होती है तथा इसमें वर्षा की भी ज़रूरत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में इसे उगाया जाता है, मगर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसे नहीं उगाया जा सकता है। ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा, बिहार इत्यादि शामिल हैं। आगे हम तीसरा नंबर में देखने जा रहे हैं दालें। दाल एक प्रोटीन का माध्यम है। शाकाहारियों के लिए दाल ही प्रोटीन का साधन है। दाल में अरहर, मूंग, मसूर, चना, मटर इत्यादि शामिल है। खेसारी भी होता है, खेसारी का भी दाल होता है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पृथ्वी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाते हैं। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। 3 गो हुआ था, चौथा देखेंगे। तिलहन देखेंगे। तिलहन में क्या आएगा? तेल वाले। भारत तिलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसमें सरसों, तीसी, मूंगफली, तोड़ा, सूरजमुखी और कुछ होता है, अरंडी, सोयाबीन इत्यादि को शामिल किया जाता है। इत्यादि को शामिल किया जाता है। भारत में सर्वाधिक तेल मूंगफली का होता है। मूंगफली का होता है, जिसके उत्पादन में गुजरात और मध्य प्रदेश आगे हैं। मिटा दो। करेंगे। 5वां होगा चाय के बारे में। चाय तो सभी पीता है ना? नहीं पीता है? चाय एक झाड़ी किस्म का पौधा है
जिसको उगाने हेतु अत्यधिक जल की जरूरत होती है, लेकिन उसके जड़ में जल जमा नहीं होना चाहिए। भारत में चाय की खेती अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो ताजगी का एहसास कराता है। दिख रहा है नीचे? यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे। भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ होता है? असम में। असम में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पूछे तो कर्नाटक। अब पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं। अरेबिका, लिरेबिका, रोबस्ता। भारत में अरेबिका और रोबस्ता मिलता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में होता है, जो बाबा बुदन की पहाड़ी है उसी पहाड़ी पे होता है, जो पूरे भारत का लगभग 70% उत्पादन करता है। कॉफ़ी भी एक झाड़ी पौधा है जो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पर होता है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहीं पे कॉफ़ी उगाया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे गन्ना के बारे में। तो गन्ना, बांस देखा है? बांस। तो गन्ना जो है बांस का किस्म है। गन्ना एक बांस प्रजाति का पौधा है जिसके अंदर, ऐसा लिखो, मीठा रस भरा रहता है। मीठा रस भरा होता है। गन्ने के उत्पादन हेतु 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान तथा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। यह एक नकदी फसल है, नकदी या वाणिज्यिक बिजनेस वाला फसल है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें खाद्यान्न फसलें नहीं होती है।
ऐसी फसल जिसका उपयोग व्यापार या सामान बनाने के लक्ष्य से उगाया जाता है, उसे बागवानी या बागानी बोलते हैं इसको। फसल कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, कपास। कपास में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाएगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण रेशे, सोने का जैसा रेशा, स्वर्ण रेशे के नाम से भी इसको जानते हैं। जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और क्या है इसमें, कपास, जूट, नारियल भी आ सकता है। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, केरल में। ठीक है, तो ओवरऑल एक कृषि की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।